हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट इज चैप्टर नंबर 7। 11th केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 7 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या खत्म किया था? हमने केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दिया था। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो वो हम इस चैप्टर के बात करेंगे। तो ये क्या है? हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही किसका पार्ट आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है। जो आपका केमिस्ट्री है 11th का, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, सबको पता ही है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? जैसे फिजिक्स के जितने भी चैप्टर से मिलते हैं, थर्मोडायनामिक्स, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में सब न्यूमेरिकल्स ये सब आते हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अपने को पढ़ना पड़ता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ZnS, जिंक सल्फाइड, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कि अर्थ के क्रस्ट से मिले या फिर नॉन लिविंग थिंग से मिले, उस कंपाउंड के स्टडी को बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी जिसमें कार्बन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं हो। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, वो सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका पार्ट आपको लास्ट में यानी लास्ट चैप्टर में दिया है। चैप्टर नंबर 14, 15, 16 ये सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो स्टार्टिंग में क्या था? फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तो थियोरेटिकल था। इसके बाद चौथा भी सब ऑर्गेनिक फिजिकल था। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 7, 8, 9 ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इंक्लूडिंग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक चैप्टर था। तो आई होप आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ लिया होगा। मैंने टोटल 12 लेक्चर लगाए थे केमिकल बॉन्डिंग में, यानी थोड़ा बड़ा सा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो केमिकल बॉन्डिंग, तो आई होप आपने उसको अच्छे से देखा होगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इससे एकदम सेम चैप्टर आपने 10th में भी पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल करके। तो उसमें भी आपने S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक, F ब्लॉक और डिस्कवरीज और हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो आपने साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ा होगा, डॉबेनर-ट्रैट्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फिर इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? हेनरी मोसले। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा बहुत पता होगा। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, डिस्कवरी से लेके हिस्ट्री, यही सब हम आज स्टार्ट करेंगे। तो आज ये लेक्चर नंबर 1 है। तो आज क्या है? ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो उसमें हम क्या पहले देखेंगे? डॉबेनेयर्स, ट्रैट्स। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब रिकैप करेंगे हम फिर से, थोड़ा इसके बारे में और डीप में समझेंगे। फिर इसके बाद अपना मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉबेनर ने अपना ट्रैट दिया था, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसके कुछ बहुत सारे डेमेरिट्स आ गए थे। उसके बाद न्यूलैंड्स में भी अपना ऑक्टेव का रूल दिया था, वो भी फेल हो गया था। इसके बाद मेंडलीव थे ऐसे साइंटिस्ट जिनका रूल ज़्यादा एप्लीकेबल था। इन्होंने कितना 63 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, और न्यूलैंड्स ने 56 और ये 38 अप्रोक्स में शायद इतने। तो 56 यानी हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स उस टाइम पे किसने क्लासीफाई किया था? मेंडलीव्स ने। ठीक है, इसके बाद हम अभी के हिसाब से टॉपिक देखेंगे 11th के हिसाब से क्या है? लोथर मेयर कर्व। अब ये क्या है? तो देखो, किसी भी चीज़ को अगर क्लासीफाई करके पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। यानी किसी भी चीज़ का अगर क्लासिफिकेशन हमने कर दिया किसी पर्टिकुलर रूल के हिसाब से, किसी बेसिस पर, तो उसको स्टडी करना आसान हो जाएगा। जैसे बायोलॉजी में क्या होता है? एनिमल क्लासिफिकेशन होता है, प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है। तो एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या? फाइलम, सब फाइलम, कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेट, ये सब में हम क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद अपने को स्टडी करना आसान हो जाता है। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही, अगर हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दे किसी पर्टिकुलर रूल के हिसाब से, किसी पर्टिकुलर बेसिस या फिर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से, उसका हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। उसको मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, मतलब लेक्चर में अभी आगे। तो अगर ऐसे हम क्लासीफाई कर दे किसी सब एलिमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज वे में ला दे, तो उसको स्टडी करना आसान हो जाएगा। इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने सब अपना ऑर्गेनाइज करके एक टेबल बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पे लोथर मेयर कर्व
अब देखो कर्व का मतलब क्या, ग्राफ। तो लोथर मेयर ने अपना एक ग्राफ दिया, ये मैथमेटिकल एक ये मैथमेटिशियन थे, इसलिए इन्होंने एक ग्राफ दिया। ये तो इन्होंने अपना एक ग्राफ दिया। ग्राफ कैसा था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच के रिलेशन का एक ग्राफ दिया, जिसके कारण अलग अलग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आए थे। अभी मैं आपको लेक्चर में सब बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में बस हम यही इंट्रोडक्शन देखने वाले। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं डोबेरेनर्स ट्रायड्स। ट्रायड्स मतलब एक ग्रुप ऑफ थ्री, एनीथिंग, किसी भी तीन चीज के ग्रुप का बोलते हैं हम ट्रायड। तो जो ये डोबेरेनर थे वो फर्स्ट पर्सन थे, यानी बोल सकता हूँ दी फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई the elements is डोबेरेनर। ये पहले पर्सन थे जो कि एलिमेंट्स को उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई किए थे। अब समझते किस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो अब देखो जितने भी साइंटिस्ट थे, किसको छोड़ के, हेनरी मोसले को, जितने भी सब साइंटिस्ट थे सब एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफाई करे थे। और लेकिन जो अपना हेनरी मोसले थे उन्होंने जो एलिमेंट्स है उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासिफाई किया था, ये तो सबको पता है। तो जो ये डोबेरेनर है इन्होंने भी एटॉमिक मास के हिसाब से अपना मतलब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने तीन सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा, जैसे तीन कोई मान लो एक एलिमेंट है, आप ऐसे समझो जैसे कि मान लो एक ए एलिमेंट है, एक बी एलिमेंट है, एक ये सी एलिमेंट है। तो ये तीनों एलिमेंट को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लगाया था। फिर उन्होंने क्या देखा, जो ये बीच वाला एलिमेंट है, ये बीच वाला एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है वो इस वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट का एवरेज है। मतलब इसको पहले तो इसका स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। तो डोबेरेनर ट्रायड्स स्टेट्स इन ईच ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इन ईच ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was approximately, पूरा नहीं था, अप्रोक्सीमेट था इसलिए मान लिया गया। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ये इसका स्टेटमेंट है। तो क्या है, इन ईच ट्रायड, एक ट्रायड में द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। अब इसका सही से मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैं तीन एलिमेंट को लेता हूँ ए, बी और सी। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में मैंने लगाया, राइट। अब देखो इन तीनों का प्रॉपर्टीज सेम है, ऐसा अभी हम लेके चल रहे हैं। तो जो इसका मास होगा, यानी द एटॉमिक मास ऑफ बी, एटॉमिक मास क्या होता है, वेट होता है। मास और वेट क्या होता है, इक्वल होता है इन केस ऑफ केमिस्ट्री, बट इन फिजिक्स बोथ आर डिफरेंट। लेकिन केमिस्ट्री में हम क्या समझते हैं, जो मास होता है वही वेट होता है। तो जो इसका मास है, यानी जो बी का वेट है, WT से वेट, जो बी का वेट है वो किसके इक्वल है, ए के वेट के प्लस सी का वेट, या फिर मास ऑफ सी, ऐसे मैं वेट के टर्म में लिखता हूँ, डिवाइड बाई 2। ऐसा कुछ दिख रहा था। मैं एग्जांपल ही बताऊंगा एलिमेंट का, ऐसे आपको पता ही होगा अगर आपने 10th में अच्छे से पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। तो जो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो ए प्लस सी के एटॉमिक मास डिवाइड बाय 2 है। ये क्या है, एवरेज है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पे सम किया, 1 और 2 था, 2 से डिवाइड किया, तो कुछ ऐसा सीन यहाँ पे दिख रहा था। अब देखो एलिमेंट्स लेते हैं। अब ये तो ए बी सी ये टर्म में लिया। अब एलिमेंट्स कौन कौन से थे जिसमें डोबेरेनर ट्रायड फॉलो हो रहा था। तो सबसे पहला इसमें आता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, फिर सोडियम और पोटेशियम को हम कैसे दिखाते हैं। तो जो लिथियम का क्या होता है, एटॉमिक मास कितना होता है लिथियम का,
7 राइट। पोटेशियम का कितना होता है 39 होता है और इसका कितना होता है 23। तो आप देखो ये बीच वाला एलिमेंट है, यानी जो इसका एटॉमिक मास है वो इसके एवरेज के इक्वल आना चाहिए। अब वही हम देखते हैं आता है कि नहीं। तो Na किसके इक्वल हो जाएगा 7 + 39/2, ये कितना हो जाएगा 46/2, कितना हो जाएगा 23। तो 23 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के केस में डोमिनेंट ट्रायड फॉलो हो रहा था। तो इसमें फॉलो हो रहा था और किसमें फॉलो हो रहा था। मैं दूसरा एग्जांपल देखो, ये पहला एग्जांपल हुआ, इसमें फॉलो हो रहा था। फिर दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ किसका, कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम। अब देखो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, बेरियम का कितना होता है 137, ये इतना होता है। और जो स्ट्रोंटियम होता है उसका एटॉमिक मास 88 होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ इसका मतलब क्या डोमिनेंट ट्रायड का। तो देखो ये 88 है, यानी जो SR है वो किसके इक्वल हो जाएगा 40 + 137/2। तो ये कितना हो जाएगा 180 अप्रोक्स में ले सकते हैं, /2। ये 137 था, इसको मैं 140 कर दिया। तो इसका आधा कितना हो जाएगा 90। तो ये यहाँ 90 के पास, मतलब ये अगर यहाँ बढ़ाता नहीं तो कितना आता है 89 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 89 आता। तो ये क्या है अप्रोक्स में इक्वल है, ये 88 ही है मान लो सामने ये। तो यहाँ पे भी फॉलो हो रहा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम के केस में। तो डोबेनर का ट्रायड फॉलो हो रहा था कुछ एलिमेंट्स में, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिसमें डोबेनर का ट्रायड फॉलो नहीं हो रहा था। तो यहाँ से डोबेनर का डीमेरिट्स या फिर लिमिटेशन यहाँ से आया। तो यहाँ पे इसका डीमेरिट भी मैं लिखता हूँ, तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। तो डोबेनर ट्रायड का लिमिटेशन का मतलब ही क्या होता है, डीमेरिट मतलब घाटा नुकसान, मतलब डीमेरिट मतलब जो फॉलो नहीं हुआ। तो इसमें डीमेरिट में क्या आता है, ओनली फ्यू ट्रायड्स पॉसिबल, बहुत कम ही ट्रायड पॉसिबल हुए थे, ओनली फ्यू ट्रायड पॉसिबल। जैसे एग्जाम्पल क्या, कैलिना। फिर दूसरा एग्जाम्पल और ये बेरियम, स्ट्रोंटियम और कैल्शियम, ये सब फॉलो हो रहे थे बट ओनली फ्यू ट्रायड पॉसिबल। जैसे कौन सा ट्रायड पॉसिबल नहीं हो रहा था, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है खुद से निकालो, 19 होता है। क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का कितना होता है 80। तो आप देखो क्लोरीन का 35.5 है, तो 35.5 ये दोनों का एवरेज आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आएगा नहीं, इसलिए ये फॉलो नहीं होता। अब देखो आएगा कि नहीं वो देखते हैं। तो 80 + 19 करेंगे /2, कितना हो गया, मान लो ये 100 हो गया, /2 यानी 50। कहाँ ये 50, कहाँ ये 35.5। तो बहुत डिफरेंस क्रिएट हो गया। यानी जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है इसमें ये डोबेनर ट्रायड फॉलो नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे ट्रायड थे जिसमें डोबेनर का लॉ फॉलो नहीं हुआ, इसलिए ये डीमेरिट हो गया। इसलिए यहाँ पे डोबेनर ने गिव अप कर दिया। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स आए जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, तो इन्होंने अपना ऑक्टेव के हिसाब से रूल दिया। तो ये था डोबेनर ट्रायड्स। अब इसके बाद हम देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो अब हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, अब इसको ऑक्टेव क्यों बोलते हैं, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। 8 मतलब कैसा, देखो जो न्यूलैंड्स है वो क्या थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ब्रिटिश। अब ये सिंगिंग करते थे, मतलब गाना ना गाते थे। तो इन्होंने एक टून के हिसाब से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। जैसे अपने में सारे गा मा ऐसे होता है, वैसे इन लोगों में क्या होता है, डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, ऐसा ट्यून होता है ब्रिटिश में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसके बाद फिर क्या रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा डो, तो ये रिपीट होगा। तो जो ये न्यूलैंड्स है वो भी इसी तरीके से क्लासिफाई किए, डो रे मी फा सोला टी। तो फिर से यहाँ पे देखो डो क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब ये एलिमेंट के हिसाब से क्लासिफाई करें ना, तो ये फर्स्ट और ये क्या है 8वां है। तो जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने भी यही किया कि उन्होंने क्या बोला, जो पहला एलिमेंट है और जो 8वां एलिमेंट है उन लोग का जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है, नॉट सेम।
सिमिलर है। सिमिलर का मतलब समझ ही लो, सेम ही है समझ लो। तो न्यूलैंड्स ने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स है वो ऑक्टेव रूल को फॉलो करते हैं। मतलब जो पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में उसका 8वें के साथ सिमिलरिटी होगा, फिर उसका 8वें के साथ होगा। मतलब जो ये एवरी, यानी इन्होंने क्या बोला, एवरी फर्स्ट एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू एवरी एट एलिमेंट। मतलब इसका स्टेटमेंट क्या था, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो ये स्टेट्स क्या बोलते हैं, व्हेन द एलिमेंट्स, अब देखो जो ये न्यूलैंड्स थे वो भी जो एलिमेंट्स है वो सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए थे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज in an increasing order of their atomic masses, every first element, every eight element has property सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। मैं फटाफट लिखा हूँ तो ये मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ गया होगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या बोला, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एवरी एट एलिमेंट हैज अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट। हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से सेम होगा। तो यही है लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब देखो अब कैसे, ये तो हो गया इसका स्टेटमेंट। अब कैसे सेम होगा तो मैं आपको इसको इरेज करके बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ से पहले न्यूलैंड्स के टाइम में नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो लिथियम पहले आता है एटॉमिक मास के हिसाब से, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन आता है। इसके बाद 10वां क्या होता है, नियोन। तो नियोन नहीं आएगा क्योंकि उस टाइम नोबल गैस डिस्कवर नहीं थे, तो फ्लोरीन, फिर इसके बाद नियोन, फिर सोडियम आएगा। तो ये हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन। आर्गन नहीं आएगा क्योंकि नोबल गैस है। फिर क्लोरीन के बाद आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। अब देखो इसके बाद मैंने नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि जो ये न्यूलैंड्स का लॉ था सिर्फ ओनली एप्लीकेबल टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो हुआ था। कैसे हुआ था तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो ये है पहला एलिमेंट, ये है फर्स्ट एलिमेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां। तो इसका प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। ये है 8वां एलिमेंट। तो ऐसा रियलिटी में होता भी है। जो लिथियम का प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, वो सेम होता है किसके, सोडियम से। अब कैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप ऐसे समझ सकते हो। कैसे, देखो लिथियम और सोडियम। तो लिथियम का जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है, 1 होता है। सोडियम का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है वैलेंसी। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। ये रियलिटी में होता भी है। अब देखो जो ये पोटेशियम है उसका भी प्रॉपर्टी सेम होगा। अब ये इसके रिस्पेक्ट में ये पहला हो गया, ये 8वां हो गया, तो ये भी हो जाएगा 8वां एलिमेंट इसके रिस्पेक्ट में। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो यानी न्यूलैंड्स ने भी एक अच्छा ट्राई किया था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हुआ। उसके बाद ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे भी इसके डिमेरिट्स आगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के। तो लिमिटेशन यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ। लिमिटेशन तो पहला क्या आता है, ये रीजन नहीं दिए थे, नो रीजन गिवन फॉर पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब डीसिटी, मतलब एक प्रॉपर्टी का रिपीट होना आफ्टर सर्टेन इंटरवल, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो इन्होंने ये नहीं बताया था कि क्यों प्रॉपर्टी रिपीट होती है, बस इन्होंने बोल दिया कि ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है ये भी आता है ना, वाई द प्रॉपर्टी आर सिमिलर, इन्होंने नहीं बताया था। तो ये एक पहला लिमिटेशन हो गया। फिर दूसरा क्या है, ओनली एप्लीकेबल टू कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। फिर तीसरा आता है, इंपॉर्टेंट है उतना नहीं, लेकिन इन्होंने न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स के लिए स्पेस नहीं छोड़ा था। जैसे देखो मेंडलीव ने क्या था, एक जीरो ग्रुप बना दिया था। जब एलिमेंट्स नए डिस्कवर हो तो वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया था, एक जीरो ग्रुप अपने से एक्स्ट्रा बना दिया था। लेकिन न्यूलैंड्स ने कोई भी खाली स्पेस नहीं छोड़ा था कि अगर कुछ फ्यूचर में न्यू एलिमेंट्स अगर डिस्कवर हुए बाई चांस, तो उसको हम कहाँ प्लेस करेंगे। तो ये भी इसका डिमेरिट्स इनका आ जाता। तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके डिमेरिट्स और कैसे ये था। तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोथर मेयर कर्व। अब एक ग्राफ के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी।
तो अब हम देखेंगे लोथर मेयर कर्व। कर्व का मतलब ही होता है क्या, ग्राफ। तो अब हम एक ग्राफ को देखेंगे। तो देखो लोथर ने भी ट्राई किया था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, तो इन्होंने ग्राफ बनाया था। वाई एक्सिस पे क्या रखा था, एटॉमिक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में एटॉमिक मास। तो इनका जो ग्राफ था कुछ इस तरीके से था, ऐसा ऐसा, फिर यहाँ पे नीचे, फिर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ इनका बना था। तो देखो जो हाईएस्ट पॉइंट है इस पे सब क्या आ रहे थे, अल्कली मेटल्स यहाँ पे आ रहे थे, हाइड्रोजन ऐसे। अब देखो ये ग्राफ कैसे बना होगा, तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो ये के है, तो के का क्या लेंगे, एक्स एक्सिस में एटॉमिक मास मान लो एक्स था, और वाई एक्सिस में एटॉमिक वॉल्यूम मान लो वाई था, तो एक्स कोमा वाई, तो मान लो एक्स कोमा वाई यहाँ पे आ रहा होगा। वैसे ही सोडियम का मान लो ए कोमा बी, तो यहाँ पे आता। तो उन्होंने क्या देखा, जो अल्कली मेटल्स है वो सब एकदम पीक पोजीशन पे आ रहे हैं, यानी जो पीक है एकदम टॉप पॉइंट है वहाँ पे सब क्या आ रहे हैं, अल्कली मेटल्स आ रहे हैं, अल्कली मेटल्स। तो इन्होंने भी पीरियोडिसिटी दिया था कि एक प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टन इंटरवल दिख रही है। फिर उसके बाद क्या देखा था इन्होंने, जो हेलोजन्स है, हेलोजन्स कैसे स्लोप पे आ रहे हैं, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, जो हेलोजन्स है वो क्या है, स्लोप पे आ रहे हैं, यानी जो स्लोप है उस पर क्या आ रहे हैं अपने, हेलोजन्स आ रहे हैं, हेलोजन्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आ रहे थे। तो ये सब ऐसा यहाँ पे ग्राफ बना के देखा गया। तो अब देखो ये जो ग्राफ है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए इसको हम, ये थ्योरी को हमने रिजेक्ट कर दिया। इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड दैट्स वाई वी रिजेक्टेड इट। हमने इनको मतलब ये जो बताए थे उनको रिजेक्ट कर दिया। तो यही था लोथर मेयर और लोथर मेयर कर्व। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इंट्रोडक्शन ही था। हमने क्या देखा, डोबेयर ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लोथर मेयर कर्व। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो उसके आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जैसे मेंडलियस पीरियोडिक टेबल, सैलेंट फीचर्स और डीमेरिट्स देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक को एस ब्लॉक की बोलते हैं, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक की बोलते हैं, और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम कैसे ग्रुप्स, पीरियड्स, ब्लॉक कैसे निकाल सकते हैं, अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।